दोस्तों, गाजा से एक बड़ी खबर आ रही। हजारों इंडोनेशियाई सैनिक गाजा में होंगे तैनात। तैयारी शुरू, संभालेंगे सुरक्षा की कमान, जो पूरे क्षेत्र की सियासत बदल सकती है। जानेंगे पूरा मामला। इधर ईरान को लेकर तुर्की का बड़ा बयान। एयर स्ट्राइक से सरकारें नहीं गिरती, गलत फहमी में मत रहो, अमेरिका को सीधा संदेश। और इसी बीच भारत के मेरठ से चौंकाने वाला मामला। फर्जी एनकाउंटर का डर दिखाकर मुस्लिम व्यापारी से लिए 20 लाख, 2 सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और वेस्ट बैंक को लेकर इजरायल को अमेरिका ने दिया झटका, विलय का किया विरोध। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में हजारों इंडोनेशियाई सैनिकों की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये सैनिक उस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा होंगे जिसे गाजा युद्ध खत्म करने की अमेरिकी योजना के तहत बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी और गाजा के दक्षिणी हिस्से रफा और खान यूनिस के बीच एक खास इलाके को इन सैनिकों के रहने और तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इंडोनेशियाई सैनिक कब गाजा पहुंचेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि गाजा पहुंचने वाली पहली विदेशी सेना इंडोनेशिया की ही हो सकती है। सैनिकों की संख्या हजारों में बताई जा रही है और जकार्ता के साथ उनकी तैनाती और ट्रांसपोर्ट को लेकर बातचीत भी जारी है। इस अंतर्राष्ट्रीय फोर्स का काम गाजा में सुरक्षा व्यवस्था संभालना, हथियारों को नियंत्रित करना और लोगों तक राहत सामग्री वो पुनर्निर्माण का काम सुरक्षित पहुंचाना होगा। ये पूरी योजना गाजा युद्ध खत्म करने की 20 पॉइंट वाली उस योजना का हिस्सा है जिसे 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी समर्थन मिला था। याद दिला दें कि 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए युद्ध विराम ने करीब 2 साल तक चले भीषण युद्ध को रोका था। इस युद्ध में 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, लाखों लोग घायल हुए और गाजा का लगभग 90% बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक गाजा को दोबारा खड़ा करने में करीब 70 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने ईरान को लेकर एक बहुत अहम और साफ बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हवाई हमले भी किए जाते हैं तो उससे वहां की सरकार गिरने वाली नहीं है। यानी सिर्फ बमबारी करके किसी देश का सिस्टम खत्म कर देना एक गलत सोच है। एक लाइव इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्या वहां की सत्ता बदल जाएगी, तो फिदान ने साफ कहा नहीं। उनका कहना था कि एयर स्ट्राइक से सरकार नहीं गिरती, ये सिर्फ एक ख्वाब है, हकीकत नहीं। हाँ, उन्होंने ये जरूर माना कि हमलों से सरकार कमजोर हो सकती है, सिस्टम लड़खड़ा सकता है और आम लोगों को जरूरी सुविधाएं देने में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शासन अपने आप खत्म हो जाएगा। उल्टा ऐसी हालत में सरकार और ज्यादा सख्त फैसले ले सकती है। फिदान ने कहा कि मिडिल ईस्ट पहले ही काफी तनाव झेल चुका है, इसलिए नया युद्ध किसी के हित में नहीं है। इसी वजह से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हालात को युद्ध तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 महीने बाद ओमान में ईरान अमेरिका बातचीत फिर शुरू हुई और तुर्की दोनों देशों से संपर्क में है। बातचीत कठिन है लेकिन जारी है और फिलहाल किसी बड़े युद्ध का तुरंत खतरा नजर नहीं आ रहा। और सबसे अहम बात यह है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। फिदान ने ईरान के सिस्टम पर बात करते हुए कहा कि असली समस्या उसकी शासन व्यवस्था नहीं बल्कि उसके फैसले और नीतियां हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया में कई राजशाही देश है, लेकिन जब तक वो वैश्विक संकट नहीं बनते उन पर सवाल नहीं उठते। ईरान की व्यवस्था अलग है, जहां चुनी हुई सरकार के साथ एक सुप्रीम लीडर भी होता है जिसके पास धार्मिक और राजनीतिक दोनों ताकतें हैं और यही उसे खास बनाती है। परमाणु मुद्दे पर फिदान ने साफ कहा कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है और ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि वो बम बनाना चाहता है। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान के सुप्रीम लीडर का फतवा परमाणु हथियारों को हराम बताता है, जिससे ईरान के लिए बम बनाना आसान नहीं है। उन्होंने ये भी समझाया कि यूरेनियम एनरिचमेंट अपने आप में परमाणु हथियार नहीं होता, इसके लिए वारहेड बनाना और उसे मिसाइल से जोड़ना जरूरी होता है, जो ईरान ने अब तक नहीं किया है। हालांकि ज्यादा एनरिचमेंट की वजह से
उस पर शक और प्रतिबंध बने हुए हैं। अंत में फिदान ने कहा कि तुर्की किसी भी देश को क्षेत्र में परमाणु हथियार हासिल करते नहीं देखना चाहता। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में हथियारों के दौर शुरू हो जाएगी, जिससे ना शांति बचेगी ना स्थिरता। इसलिए धमकियों के बजाय बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान ही सबसे सही रास्ता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक धागा व्यापारी इदरीस के बेटे रसीक को फर्जी एनकाउंटर में फंसाने की धमकी देकर उससे 20 लाख रुपए वसूले। पीड़ित की शिकायत के बाद जांच की गई। आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी अविनाश पांडे ने दोनों सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की। एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 स्पेशल पुलिस टीमें बनाई गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एफआईआर दर्ज होते ही दोनों आरोपी सब इंस्पेक्टर अपने मोबाइल फोन बंद कर थाने से भाग गए। उनकी तलाश के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले में लापरवाही और संदिग्ध संलिप्तता के लिए इंस्पेक्टर योगेश चंद्र के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की गई। एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा, कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर एक धागा व्यापारी से गैर कानूनी पैसे वसूले थे। इसके बाद धागा व्यापारियों से पुलिस अधीक्षक के सामने पूछताछ की गई, जिसके बाद उन सभी पर नजर रखी गई। लोहिया नगर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार की पहचान हुई है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है और लोहिया नगर में तैनात स्टेशन थाना अधीक्षक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दोनों सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल ही में मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके में एक धागा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। धागा व्यापारी इदरीस के बेटे रसीक ने आरोप लगाया कि थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार ने उसे फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूल किए। इसके बाद धागा व्यापारी ने एसएसपी ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई। इस गुहार के बाद आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब्जे वाले वेस्ट बैंक को इजराइल द्वारा अपने साथ मिलाने के खिलाफ है। ये जानकारी सोमवार को एक्सियोस के पत्रकार बराक रेविड ने दी। रेविड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से कहा कि वेस्ट बैंक में स्थिरता बनी रहना इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है और ये क्षेत्र में शांति कायम करने के प्रशासन के लक्ष्य के अनुरूप है। इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि वो इजराइल को कब्जे वाले वेस्ट बैंक को कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। रविवार को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने एक कानून को खत्म करने का आदेश दिया, जिसके तहत वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जमीन यहूदियों को बेचने पर रोक थी। साथ ही जमीन के मालिकाना रिकॉर्ड खोले जाने और हेब्रोन के एक सेटलमेंट क्षेत्र में बिल्डिंग परमिट देने का अधिकार फिलिस्तीनी नगर पालिका से लेकर इजराइल के सिविल प्रशासन को सौंपने का फैसला किया गया। इन फैसलों के बाद अब एरिया ए और एरिया बी कहे जाने वाले इलाकों में भी इजराइल की दखल अंदाजी और कार्रवाई बढ़ेगी। इजराइल का कहना है कि वो ये कदम बिना इजाजत बने निर्माण, पानी से जुड़े मामलों और ऐतिहासिक व पर्यावरण से जुड़ी जगहों को नुकसान पहुंचाने जैसे कारणों की वजह से उठा रहा है। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में इजरायली सरकार वेस्ट बैंक में लगभग 50,000 नए सेटलमेंट यूनिट बनाने की योजनाओं की समीक्षा कर चुकी है। इसके अलावा युद्ध के दौरान लगभग 60,000 दुनम, करीब 14,826 एकड़ जमीन भी जब्त की गई है। जुलाई 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ICJ ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा अवैध है और वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरूशलेम में मौजूद सभी सेटलमेंट खाली कराए जाने चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।